गलतफहमियों को दूर करें। इसके बाद उस बच्चे को दैनिक क्रिया कौशल, जैसा कि कुछ सर ने बताया कि HI के बच्चों का दैनिक क्रिया कौशल क्या है, IDD के बच्चों का क्या है कि बटन लगाना, लेकिन इन बच्चों का ऐसा नहीं होता है। इन बच्चों के लिए आप लोगों को पहले कैसे दैनिक क्रिया कौशल में निपुण करोगे, तो इसका पहला है कि ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। ठीक है, उस बच्चे का ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण मतलब उसके हाथ, जीभ, कान, नाक इत्यादि चीज से उसे प्रशिक्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहला हो गया स्वाद द्वारा। अब हम बच्चे को क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार के, जैसे मिठाई का मीठा ये कैसा लगता है, तो बच्चा पूर्ण दृष्टिबाधित है, तो उसको पहले हम मीठा का स्वाद सिखाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ मुलायम होते हैं मिठाई और कुछ कड़वा होता है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे कि स्पर्श कराएंगे कि देखो, मान लीजिए कि ये मिश्री है, ये मीठी होती है लेकिन हाथ में कड़वा होता है, और ये है फिटकरी, ये भी कड़वा होती है लेकिन थोड़ा मीठा होती है, लेकिन हाथ में ये भी कड़ा होता है। तो बच्चा क्या करेगा कि दोनों को जीभ पर चख कर और फिर बाद में रंग भेद कर सकता है, अंतर स्पष्ट कर सकता है कि नहीं ये मिश्री है और ये फिटकरी है। तो इसी प्रकार बहुत से ऐसे चीज है जिसको हम उसे स्वाद के द्वारा, जैसे मिर्चा है तो मिर्चा को एक बार उसे हम जीभ पर टच कराएंगे, तो बच्चा को तीखा लगेगा तो वो बाद में समझ जाएगा कि मिर्चा है, मैं नहीं खाऊंगा, ये तीखा लगेगा। मतलब कि आपको उसको प्रशिक्षित करने के लिए जो भी दैनिक क्रिया कौशल की वस्तुएं हैं, जैसे सुबह उठकर लाइटिंग जाना, वो अपने आप से तो नहीं जा सकता है। और उसके माँ बाप क्या करते हैं कि उसे अब इतना आश्रित अपने ऊपर कर देते हैं कि जब उसे काम पड़ता है वो अपने माँ बाप की ओर आश्रित करके रहता है, ताकि हम जब माँ बाप मुझे हेल्प करे तब हम अपने बाथरूम या टॉयलेट में जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक बार, दो बार, तीन बार उस बच्चे को उस जगह पर ले जाएंगे कि देखिए ये नलका का नल है, ये लैट्रिन है, यहाँ पैर का निशान है। उसे स्पर्श के द्वारा प्रशिक्षित करेंगे कि मतलब आप वो बच्चा अकेले जाए। सरकार का इस पर मेन फोकस या RCI का क्यों है, क्योंकि सभी लोगों को तो विकलांग है, उनको दिव्यांग है, नौकरी नहीं मिल सकती है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन कम से कम वो अपने दैनिक जीवन में किसी दूसरे पर आश्रित न रहे, वो उसका जीवन चलता रहे, वो कहीं आ जाए, कहीं चल जाए। तो इसीलिए सरकार का मेन फोकस है, जैसा कि सर ने बताया कि हाई कोर्ट का निर्देश आया सामान्य विद्यालय में भी, सामान्य विद्यालय में भी तो इसके लिए क्यों हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है, ताकि जो भी हमारे समाज में दिव्यांग बच्चे हैं तो अगर पढ़ने में तेज हो गए, टैलेंट के बल पर वो नौकरी पा सकते हैं। नौकरी नहीं भी पाएंगे तो वो अपने क्या करेंगे, माँ बाप पर आश्रित नहीं रहेंगे। उनके लिए बहुत प्रकार के व्यवसायिक कोर्स भी शुरू किए गए हैं, जो अपना बैठ के अपना वो क्या कर सकते हैं, जीविकापार्जन भी चला सकते हैं। ठीक है, अब है दूसरा प्रशिक्षण, श्वास द्वारा घ्राण विधि जिसको कहते हैं, श्वसन तरीके से। और उस बच्चे को क्या किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के सुगंधों से प्रशिक्षित किया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते थे तो एक पूर्ण दृष्टिबाधित टीचर आते थे, अर्पित जैन, वो इंदौर के एकदम महानगर से आते थे। बहुत से क्रॉसिंग, जो बिजी क्रॉसिंग होता है, तो एक बार मैंने पूछा कि सर आप कैसे घर पहुंच जाते हो। तो आप लोग तो जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो हमेशा छड़ी लेकर चलते हैं,
तो बोलते थे कि हम लोग जब छड़ी लेकर दोनों ओर मारते हैं तो सब कोई जानता है कि मतलब इनको दिखाई नहीं दे रहा है, ये छड़ी तो सब लोगों को पता है कि ये दृष्टिबाधित बच्चे लेकर आदमी चलते हैं। और जब हम अपने मोहल्ले की गली पर जाते हैं तो वहाँ एक जलेबी की दुकान है, और वहाँ हम जलेबी की खुशबू से दाएं मुड़ जाते हैं कि दाएं की तरफ में मेरा घर है। तो देखिए वो खुशबू से अपने घर पहुँच जाते हैं। तो क्या होता है कि इन बच्चों को हर एक प्रकार से खुशबू का ज्ञान कराया जाता है। ये फूल का है, जैसे बाहर में जा रहा है कचड़े की खुशबू आ रही है तो बोला जाता है कि इसकी खुशबू स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद उसे जितनी भी सवेर की क्रियाक्रम की चीज़ होती है, जैसे स्नान करना, तो हम उसे क्या करेंगे कि नलका चालू या कल नलका चालू करने के लिए बताएंगे और बंद करने की विधि बताएंगे, उसे साबुन का एहसास कराएंगे। मतलब सभी जो सवेर की जितने क्रियाक्रम होते हैं इसके लिए प्रशिक्षित करेंगे। ठीक है, और उसके माता पिता को बताएंगे कि ये बच्चा बाहर जा सकता है, वो अपने इशारे पर काम कर सकता है। ठीक है, तो जब उसके माता पिता उस पर कुछ ढिलाई बरतेंगे तो बच्चे का क्या होगा, भीतर अंतरात्मा का विकास होगा कि नहीं हम बाहर जा सकते हैं। और समाज का भी दायित्व बनता है कि ऐसे बच्चों को हे दृष्टि से मत देखें, ताकि ये भी बच्चा सामान्य बच्चों की तरह मिलजुल कर खेले। इन सब का ध्यान देना विशेष टीचर और जो भी संस्था इस क्षेत्र में काम करती हैं लोकल स्तर पर, तो उसमें उनके माता पिता को बुलाना ताकि वो समझे कि तभी बच्चे को छोड़ेंगे। ठीक है, जब बच्चा घर से अपने दैनिक क्रिया कौशल से विकास करके ऊपर उठेगा तब वो क्या होगा, स्कूल में जाकर कहीं पढ़ने लायक तैयार होगा। तो इसमें भी क्या है कि इन बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ अलग ही शैली है। आप इन बच्चों को केवल इशारों से नहीं पढ़ा सकते हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि लिखने के लिए ब्रेल स्लेट, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, और स्टाइलिश। कितने ऐसे बच्चे हैं VI में जो ब्रेल लिख सकते हैं? कोई नहीं लिख सकता है। तो इसमें ब्रेल सीखने के लिए पहले आपको जितने मंत्रा है क ख ग घ अ आ 1 2 3 4 5 10 तक, इस सब का कोड याद करना पड़ता है। ठीक, और इसके बाद आप लोग एक स्लेट ले लें और उस चार्ट को सामने रखें। अब उस स्लेट में 6 बिंदु होते हैं। मान लीजिए कि क का हो गया 3 4 5, कोड लिखा रहता है। तो आप एक बार मारोगे 3 पर, फिर 4 पर, फिर 5 पर, और खुद आप उसको स्पर्श करिए कि मतलब जो हम डॉट मारे हैं वो उभरा हुआ है कि नहीं। अगर आप उसे देखोगे तो बार बार देखोगे तो आपको खुद लगेगा कि 3 4 5 हम मारे हैं। तो उस प्रकार आप लोग सीख सकते हैं और बच्चों को सिखला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ मैथ पढ़ाने के लिए टेलर फ्रेम होता है। ठीक, इसके बाद अबेकस होता है। ये मैथ के टूल्स हो गए उन बच्चों के लिए, वो अपने कॉपी कलम से मैथ नहीं पढ़ सकते हैं। वो पढ़ेंगे तो टेलर फ्रेम, अबेकस, इस पर दशमलव का जोड़ घटाव सभी प्रकार के मैथ आसानी से लोग बना सकते हैं अगर जो पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन बच्चों को जो पूर्ण दृष्टिबाधित के बारे में भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो इसका आप पहचान कैसे करोगे? तो पूर्ण दृष्टिबाधित का पहचान करना उतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि बच्चे के हाव भाव और उसके चाल चलन से भी पता चल जाता है कि बच्चा पूर्ण दृष्टिबाधित है। लेकिन इसके विपरीत अल्प दृष्टिबाधित में धारणा बदल जाती है। इसमें शिक्षक को काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है कि ये बच्चा कितना अल्प दृष्टिबाधित है, लो विजन है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपनी बची खुची हुई दृष्टि का प्रयोग करते हैं
लेकिन फिर भी उसे जो पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं उसको पढ़ने में उसे काफ़ी कठिनाई होती है। तब उसके लिए मोटी अक्षर वाली या उभरी हुई जो चीज़ें होती हैं उससे वो बच्चे पढ़ते हैं। तो इससे पहले आपको जो शिक्षक है वो क्लास में इन बच्चों को परखेंगे तो आप कैसे परखोगे? पहले देखोगे कि बच्चा कितने दूर से किताब को देख रहा है। मान लीजिए कि बच्चा कोई यहाँ पर लाकर किताब अक्षर पढ़ रहा है और कोई बच्चा ये यहाँ पर लाकर अक्षर पढ़ रहा है, और दोनों बच्चे ये अल्प दृष्टिबाधित की श्रेणी में आएंगे और दोनों को पढ़ाने के लिए आपको अलग अलग नियम अख्तियार करना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चिकित्सीय उपचार के बाद कुछ देख पाते हैं, तो उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था कुछ अलग होती है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने में कठिनाई किन बच्चों को होती है? जो अल्प दृष्टिबाधित है उनके। और इसी के चलते उनके शैक्षणिक प्रभाव पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है कि टीचर उसको वर्गीकृत नहीं कर पाते हैं कि कौन सी बच्चा के लिए कौन सा पढ़ाने की फार्मूला लागू किया जाए। तो सबसे पहले शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि इन बच्चों का एक वर्गीकरण चार्ट बना ले। ये बच्चा इस किस्म का अल्प दृष्टिबाधित है, ये बच्चा इस किस्म का दृष्टिबाधित है। और पहचान करने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रोशनी का प्रयोग करते हैं। वो रोशनी में जाकर उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इन बच्चों के लिए सबसे पहला जरूरी शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि पहले उन बच्चों को डॉक्टर के पास भेजें। अगर मान लीजिए कि चिकित्सीय उपकरण के द्वारा, जैसे मैंने आप लोगों को YouTube वीडियो पर बताया था कि आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है बहुत से बच्चों में, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इनकी बची हुई रोशनी रह जाती है और ये कुछ देख पाते हैं। तो पहले आप इसे चिकित्सीय परामर्श की सहायता की ज़रूरत को पूरा करेंगे। इसके बाद इसकी जो पढ़ाने की शैली है, जैसे आप दृष्टि तीक्ष्णता का पता लगाइएगा स्नेलर चार्ट के माध्यम से, इत्यादि बहुत प्रकार के ऐसे कारक है। जैसे मैंने बताया कि रोशनी में देखते हैं, उस क्लास में उसका व्यवहार कैसा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए उसे पढ़ाने का प्रभावी कानून बनाना चाहिए। ठीक है। और मान लीजिए कि इसमें भी आप लोगों को परीक्षा में बहुत से प्रकार के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अल्प दृष्टिबाधित से मैंने वीडियो पर पढ़ाया था, ताकि आप लोग अगर परीक्षा में आए तो उसको आसानी से हल कर लें। ठीक है। कम से कम आप लोग ये कीजिए कि जो भी सर वीडियो डालते हैं तो आप लोग देखिएगा ना, तो बहुत से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन उसी में रहे। आप लोगों को परीक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। और PDF भी आप लोगों को डाला गया है ताकि आप लोग PDF के भी द्वारा पढ़ें। और जब इतना देखिए, ये ऐसी संस्था है कि अपने बच्चों के लिए रोज़ स्पेशल टीचर से, अभी प्रिंसिपल साहब ने बताया कि प्रबंधक साहब ने कि आप 6 घंटा लिखना है, तो आपको उतना पढ़ने के लिए आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी से काम नहीं चलेगा। जो ऐसे बच्चे हैं इनके जीवन को सुधार करना। मान लीजिए कि आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है और आपने नौकरी पकड़ लिया, तो उन बच्चों के जीवन का क्या होगा? तो कम से कम आप ऐसे लोग पढ़िए कि जो बच्चे आपके पास आए तो उनका कैरियर बन जाए। ठीक है। तो आप लोग लगन से इस क्षेत्र में जुड़े हैं शिक्षक बनने के लिए, तो आप लोग मेहनत कीजिए। ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि आप लोगों को जो पेपर है इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई प्रॉब्लम है या ब्रेल के कोड नहीं है आप लोगों के पास, तो हमसे आप लोग मुलाकात कीजिएगा। मैं आप लोगों को सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब जो है अगले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए
मैं सीधा सीधा आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती चंदा तिवारी जी को यहाँ में, और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। आप सभी स्टूडेंट लोगों को मेरा इस राजकिशोरी देवी शिक्षण संस्थान में स्वागत है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने उद्देश्य को पूरा करें। जिस उद्देश्य से आप लोग आए हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो, आपकी भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी आप लोगों से कामना है। धन्यवाद। चलिए अब कार्यक्रम को, हाँ, बहुत आप लोग भी परेशान हैं। समाज को इधर भी कोई बहुत खुशी नहीं हो रही है कि कार्यक्रम चलाया जाए, यहाँ भी उतनी ही परेशानी हो रही है। सत्यम कहाँ हो? सत्यम यहाँ पहुँचो। अब जो है प्रतीकात्मक रूप में एक कार्यक्रम है, सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होता है। ये उसको निकाल दो, लाइट नहीं चलाना है, केवल फोटो ले लो। अभी आपसे जितना देर जो चल रहा है।